ओके, तो अब अपने करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो व्हेन वी विल मूव ऑन टू प्रैक्टिकल्स हम लोग को बहुत हेल्प करेंगे, राइट? तो दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज असेट। असेट का डेफिनेशन अपने को बहुत कैटेगरिकली एकदम क्लियरली समझना है। असेट का डेफिनेशन इन लेमैन्स वर्ड आप लोग को ऑलरेडी पता है। इनफैक्ट आप लोग के घर में जो एयर कंडीशनर लगा हुआ, आपके घर में जो टीवी है, वो भी वैसे तो असेट है इन लेमैन्स वर्ड। रास्ते में जितनी गाड़ियां चल रही है वो सब भी असेट है, राइट? बट व्हेन वी आर डूइंग अकाउंटिंग, व्हेन वी आर डूइंग अकाउंटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, उस बिजनेस को कौन सा असेट से मतलब है? जो उस बिजनेस का है उसी असेट से मतलब है, राइट? रास्ता में इतना सारा गाड़ी चल रहा है, वो सारे गाड़ी तो असेट है, उस बिजनेस को क्या मतलब है? उस बिजनेस को तो मतलब है कि उसका गाड़ी कौन सा है, उस बिजनेस का कोई सा गाड़ी है क्या, वो तो उसी का काउंटिंग करेगा ना सिर्फ, राइट? तो असेट का व्हेन वी आर स्टडीइंग द डेफिनेशन यू शुड अंडरस्टैंड, असेट एक ऐसा रिसोर्स है जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस का है, रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस, पहला पॉइंट। दूसरा, असेट उस चीज को बोलते हैं जो बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा, राइट? मतलब अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। बस ये दो पॉइंट अच्छे से लर्न रखना, याद रखना। इनफैक्ट लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज अपने जब इतना सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इतना सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो बार बार जब ये वाला बात बोलेंगे तो आपको अपने आप एकदम पक्का अच्छे से ये बात याद रहेगा, राइट? तो असेट में दो पॉइंट है सर। एक तो इट इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस एंड पर्पज with the purpose of earning future profits, राइट? तो एक बिजनेस में जो प्लांट एंड मशीनरी है वो बिजनेस का एक असेट है। क्यों? बिकॉज इट इज अ रिसोर्स, एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा चीज है जो बिजनेस ओन करता है एंड वो बिजनेस को हेल्प करेगा प्रोडक्ट बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, और फिर उसको बेचेगा। तो इट विल हेल्प द बिजनेस इन अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। इट इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस एंड विल हेल्प इन अर्निंग द फ्यूचर प्रॉफिट्स। नाउ द क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज एक्चुअली द रिसोर्स? इसको भी डिफाइन करिए, एग्जैक्टली क्या रिसोर्स है। तो इसको समझने के लिए रिसोर्स में मेनली तीन बात है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या क्या है? एनीथिंग दैट इज एनी प्रॉपर्टी और पोसेशन। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फर्नीचर एटसेट्रा। एंड इसके साथ में कुछ और यहां पे लिखो, उसको नीचे बता रहे हैं और डिटेल में, गुडविल, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, राइट? तो देखो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी और पोसेशन को। एक है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, और एक गुडविल, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, ठीक है? दूसरा चीज क्या होता है? एनी अमाउंट रिसीवेबल। एनी अमाउंट रिसीवेबल का मतलब अपने को किसी से पैसा लेना है तो अपने लिए वो रिसीवेबल है। वो रिसीवेबल इज ऑल्सो अ रिसोर्स which is owned by the business and that will also help the business in earning future profits.
सर इसका एग्जाम्पल अपने उधार में गुड्स बेचे, राइट, उधार में अपने स्टेशनरी बेचे थे 10,000 रुपए का, तो अब जिसको अपने उधार में बेचे वो कस्टमर से अपने बाद में एट अ फ्यूचर डेट, मे बी हफ्ता भर बाद, 10 दिन बाद अपने उससे लेंगे 10,000 रुपए, अपने को लेना है, वी हैव अ रिसीवेबल, दैट रिसीवेबल इज ऑल्सो असेट। व्हाई? बिकॉज जब वो रिसीवेबल अपने को मिलेगा तब वो कैश में कन्वर्ट होगा और दैट विल ऑल्सो हेल्प अस इन अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट। एनी अमाउंट, एनी मनी रिसीवेबल इज ऑल्सो असेट ऑफ द बिजनेस। इसका दूसरा एग्जाम्पल, आप क्या बिजनेस कर रहे थे स्टेशनरी का, कस्टमर आपको पैसा दिया, आपके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया, तो आप चाहते हैं कि आप कैश बॉक्स में नहीं रख के उसको बैंक में जमा कर दें, तो आप बैंक में जमा कर दिए, कैश लिए और बैंक में गए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो क्या आपने बैंक को जब पैसा दिए तो अपने बैंक को बोले जा बैंक इंजॉय कर रख ले, तेरा हुआ पैसा? जी नहीं। वो क्या हुआ, आप बैंक को बोल रहे हैं भाई मेरा पैसा संभाल के रख, बैंक सुन मेरा पैसा संभाल के रख, मेरे को जब जरूरत होगा तो तेरे से वापस लेंगे। तो जो पैसा आप जमा करा रहे हो वो भी रिसीवेबल है, दैट रिसीवेबल इज ऑल्सो असेट। तो बैंक में जो आपका बैलेंस है दैट इज ऑल्सो योर असेट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिसीवेबल। ओके, तो एनी अमाउंट रिसीवेबल का एग्जाम्पल, कस्टमर जिससे पैसा लेना है ना वो कस्टमर लोग को बोलते हैं डेटर्स। ओके, बैंक में जो बैलेंस है वो तो आप लोग को पता ही है सर क्या होता है। ओके, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनी बेनिफिट रिसीवेबल। एनी बेनिफिट रिसीवेबल का मतलब, मान लो जिस स्टूडियो में बैठ के अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं उस स्टूडियो को मेरे को रेंट देना पड़ता है, राइट। मान लो से फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है वो है दिसंबर मंथ, से फॉर एग्जांपल अभी इट इज ए दिसंबर मंथ, आई हैव ऑलरेडी पेड माई रेंट फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब एंड मार्च, जनवरी फरवरी मार्च का हम ऑलरेडी अपना रेंट पे कर चुके हैं, राइट। तो हम ये रेंट पे कर चुके हैं, क्या ये मेरा एक्सपेंस हो गया क्या? जो हम ऑलरेडी रेंट पे कर चुके हैं क्या वो मेरा एक्सपेंस हो गया क्या? अपने एक कॉन्सेप्ट पढ़े था अक्रूअल कॉन्सेप्ट, अक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि जब आपका खर्चा एक्चुअल में हो तभी खर्चा बोलना, जब आपका एक्चुअल में एक्सपेंस हो तभी एक्सपेंस बोलना। तो ये रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है माना, बट ये रेंट मेरे लिए एक्सपेंस कब है? जब हम ये स्पेस को यूज कर लिए। अभी तक आई एम स्टैंडिंग ऑन डिसंबर एंड जैन फेब मार्च, अभी तक हम ये स्पेस यूज नहीं किए, तो जब तक हम यूज नहीं किए तो एक्सपेंस नहीं हुआ। एक्सपेंस कब होगा, खर्चा कब होगा? जब हम जैन फेब मार्च के लिए भी इस जगह को, इस स्टूडियो को यूज कर लिए, देन इट विल बिकम ए एक्सपेंस। बट तब तक के लिए जो हम ऑलरेडी पैसा देके रखे हैं, अभी तक हम यूज नहीं किए बट हम पैसा एडवांस में दे दिए, इसका मतलब ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट हो, ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली बात कर रहे हैं, राइट। अब पूरे सिलेबस में आप लोग को सबसे ज्यादा तंग अगर कुछ करेगा कंसेप्चुअली, अगर आपका कुछ क्लियरिटी नहीं होगा तो वो अक्रूअल कॉन्सेप्ट है जो आपको तंग करेगा। तो इसीलिए अक्रूअल कॉन्सेप्ट का जितना भी बात करते हैं ना उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस के साथ सीखा करो, तो आप लोग को अकाउंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, राइट। ये जब अपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना उस समय आप लोग को फिर से बताएंगे कि क्यों, देखो अक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, राइट, बट वो इंपॉर्टेंट बहुत है, और अगर आप उस चीज को समझ लो, उससे पार पा लो, तो अकाउंट्स बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। अपने जो एडवांस में रेंट पे करके रखे हैं अपने को, अभी उसका बेनिफिट रिसीवेबल है, राइट। ये जो जिस जगह पर हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं स्टूडियो, अभी हम स्टूडियो को यूज करेंगे जैन फेब मार्च के लिए, मेरा यूज करना बाकी है, मतलब मेरा स्टूडियो का बेनिफिट लेना बाकी है, मेरे लिए बेनिफिट रिसीवेबल है, राइट, ये बेनिफिट रिसीवेबल है। तो दिस बेनिफिट रिसीवेबल इज ऑल्सो एन असेट। तो एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इज अ असेट। नाउ एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस भी बोलते हैं, राइट। तो एग्जांपल, उसी तरह से आप एक और बोल सकते हो कि हम लोग बैंक में जो पैसा जमा करा के रखे हैं, बैंक हम लोग को उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, राइट। से फॉर एग्जांपल मेरा बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ ना उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, तो अब वो इंटरेस्ट का इनकम मेरा हो गया, बट अभी तक बैंक मेरे को पैसा दिया नहीं है। इनकम अक्रूड है, इनकम अक्रू हो चुका, बट अभी तक पैसा नहीं मिला।
So that is also an amount receivable, that is also an asset. यहां पे एग्जांपल में एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, अक्रूड इनकम। ओके, अब एक बात करते हैं, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट क्या होता है। टेंजिबल असेट का मतलब वो असेट जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, तो आप फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर असेट है, उसको टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो वो असेट है। लैपटॉप आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, आपका टेंजिबल असेट है। बट कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे हो, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, बट वो असेट है। सर क्या एग्जाम्पल बताइए। जैसे मान लो, से फॉर एग्जाम्पल वाओ मोमो का जो ब्रांड है, वाओ मोमो जिस तरह से वाओ मोमो लिखा हुआ रहता है, जिस तरह का लोगो यूज करता है, और ये जो टर्म है वाओ मोमो, वाओ मोमो जो कंपनी है वो क्या किया, अपना इस तरीका लिखने का तरीका को और अपना इस नाम को ट्रेडमार्क करा के रख लिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं उसको, ट्रेडमार्क करा लिया। ट्रेडमार्क करा लिया इसका मतलब वो दुनिया को ये बोल रहा है कि सुनो दुनिया, ये जो मेरा नाम है ना वाओ मोमो, और ये जो मेरा डिजाइन है, लिखने का जो तरीका है, ये कोई और नहीं यूज कर सकता है, ये सिर्फ हम लोग यूज करेंगे। वाओ मोमो का कंपनी बोल रहा है ये बात, ये हम लोग का हक है, क्योंकि ये हम लोग बनाए हैं और हम लोग ट्रेडमार्क करवा लिए। ठीक है, अब ट्रेडमार्क बोल के, ट्रेडमार्क का वो पैसा भी दिया, ट्रेडमार्क कराने का वो पैसा भी दिया। ठीक है, अब ये जो वो ट्रेडमार्क करवाया वाओ मोमो वाला कंपनी, ये उसका एक हक है जो उससे कोई नहीं ले सकता है। करेक्ट, अगर कोई और यूज करेगा उस नाम को तो वाओ मोमो उसके ऊपर केस कर सकता है, उससे डैमेज क्लेम कर सकता है। राइट, ये राइट है उसके पास। राइट, गूगल जिस तरह से लिखा हुआ है गूगल, वो और कोई नहीं कर सकता है। सपोज कल को मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऑनलाइन बिजनेस, और आप अपने बिजनेस का नाम रख लेते हो गूगल, नहीं रख सकते हो। गूगल अपने नाम को ट्रेडमार्क करा के रखा है। राइट, तो ये गूगल का हक है कि वो गूगल वाला जो जिस तरह से गूगल लिखा हुआ रहता है, और जो गूगल नाम है, वो सिर्फ गूगल ही यूज कर सकता है और कोई नहीं यूज कर सकता है। राइट, तो ये जो हक है ना, ये हेल्प करता है फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न करने में। और ये एक रिसोर्स माना जाता है, इनटेंजिबल नेचर का है। इनटेंजिबल नेचर का मतलब ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, जिसको आप टच नहीं कर पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, बट वो असेट है, और वो आपको फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है। राइट, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल आप यूज कर पाते तो हर कोई दुनिया में यूज कर रहा होता गूगल नाम, आपको कभी समझ में नहीं आता यार एग्जैक्ट प्रॉपर एक्चुअल में गूगल क्या है। राइट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके वजह से गूगल एकदम सोलली अपना नाम यूज कर रहा है और मस्त प्रॉफिट कमा रहा है। राइट, तो ये इनटेंजिबल नेचर का असेट है। उसी तरह से बिजनेस करते करते बिजनेस का एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाता है। रेपुटेशन जो बिल्ड हो जाता है उसको अपने दूसरे लैंग्वेज में, अकाउंटिंग वर्ड्स में बोलते हैं गुडविल। ये बिजनेस का गुडविल है। बिजनेस का गुडविल का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। राइट, गुडविल का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। गुडविल बिजनेस को हेल्प करता है फ्यूचर प्रॉफिट्स कमाने में। राइट, दो कंपनी है, दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम बिजनेस करता है, सेम प्रॉफिट कमाता है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन कंपनी ए जो है ना, उसका गुडविल बहुत अच्छा है, उसको वो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने में, अपने कंपटीटर से प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने में हेल्प करेगा वो गुडविल। राइट, आपके घर के नीचे बहुत सारा ग्रोसरी स्टोर होगा, बट कोई एक ग्रोसरी स्टोर ऐसा होगा जिसका नाम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो कई कई सालों तक बहुत अच्छा सर्विस दिया है, कस्टमर लोग को सही रेट में अच्छा चीज दिया है, अच्छा सामान दिया है, कोई डुप्लीकेट आइटम नहीं दिया, कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया, बहुत ईमानदारी से बिजनेस किया, अपना बिहेवियर को बहुत अच्छा रखा, तो इससे उसका नाम हो गया। ठीक है, अब वो नाम उसको हेल्प करता है फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करने में बहुत सारा, उसको बोलते हैं गुडविल। राइट, बट ये गुडविल जो एक असेट है, क्या आप उसको देख सकते हो? क्या आप उसको टच कर सकते हो? क्या आप उसको फील कर सकते हो? टच नहीं कर सकते हैं ना, आंख से ऐसे देख नहीं सकते हैं। राइट, कस्टमर का भीड़ लगा हुआ ये देख सकते हैं, बट गुडविल असेट कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, इनटेंजिबल नेचर का है। तो इसी तरह से टेंजिबल असेट्स का एग्जांपल लिख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स,
इनटेंजिबल असेट्स का एग्जांपल लिख लीजिए, गुडविल, ट्रेडमार्क, इसी तरह से पेटेंट। ओके, यहां पे शॉर्ट में एक और बात लिख सकते हो सर, टेंजिबल असेट कैन बी सीन एंड टच्ड, cannot be seen and touched, बट ये दोनों ही वो रिसोर्स है जो बिजनेस को फ्यूचर प्रॉफिट्स अर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा, असेट को आपने क्लासिफाई किए अभी टेंजिबल और इनटेंजिबल में। असेट का क्लासिफाई करने का एक और तरीका है करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। समझो क्या होता है। करंट वर्ड जब भी पढ़ो तो समझ जाना ये बात कर रहा है शॉर्ट टर्म का। नॉन करंट वर्ड जब भी पढ़ो तो समझ जाना ये बात कर रहा है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, करंट मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। नाउ सर, ये शॉर्ट टर्म का क्या एग्जैक्ट मतलब है ये बताइए ना। शॉर्ट टर्म तो हम लोग को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ ऐसा असेट, ऐसा रिसीवेबल, राइट। असेट जब बोल रहे हैं तो मतलब रिसीवेबल भी बोल रहे हैं, तो ऐसा असेट जिसको कैश में कन्वर्ट अपने कर देंगे बहुत फटाक से जल्दी से। और नॉन करेंट एसेट का मतलब जिसको कैश में कन्वर्ट करने का अपना कोई इरादा नहीं है, राइट। करंट एसेट का मतलब ऐसा असेट्स जो रियलाइज कर लेंगे शॉर्ट टर्म में। नॉन करंट एसेट का मतलब उसको जल्दी से रियलाइज करने का जरूरत, जल्दी से हम लोग रियलाइज नहीं करने वाले हैं, राइट। एग्जांपल से समझो और अच्छे से समझो। मान लो आपके पास जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक क्या कोई बहुत लॉन्ग टर्म असेट है। वो स्टॉक को आप क्या करोगे, जल्दी से कस्टमर को सेल करोगे और कस्टमर को बोलोगे भाई पैसा दो, राइट। या फिर मान लो आपका कस्टमर भी आपका असेट, अपने बात कर चुके हैं, बिकॉज कस्टमर से पैसा रिसीवेबल है, एनी रिसीवेबल इज ऑल्सो एन असेट, राइट। नाउ दैट कस्टमर से रिसीवेबल क्या आपको 6 साल बाद मिलेगा। आप किसी कस्टमर को स्टेशनरी जिसको बेचे 10,000 रुपए का, वो क्या आपको 6 साल बाद पैसा देगा, नहीं। वो हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के अंदर पेमेंट कर देगा। उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, राइट। आप जो प्रीपेड रेंट देके रखे थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले ना, बेनिफिट रिसीवेबल, रेंट एडवांस में पे करके रखे हैं, तो इसका तो बेनिफिट हमको अभी जन फेब मार्च में अभी मिल जाएगा, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया सर। तो फिर लॉन्ग टर्म क्या हुआ। लॉन्ग टर्म का मतलब जैसे आपका फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे गुडविल, पेटेंट, ये जितना भी अपने पढ़े ना, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ये जितना भी एग्जांपल था, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, राइट। ये सब आप क्या बेचोगे क्या, नहीं। ये तो बिजनेस करने के लिए आपके यूज में आने वाला असेट है, इसको आपको बेचने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, कल को ये खराब हो गया, आपको रिप्लेस करने का जरूरत पड़ रहा है, आपका एयर कंडीशनर खराब हो गया, आपको चेंज करना है, तो आप पुराना वाला हटा दोगे, नया वाला लाओगे, वो एक अलग बात है, राइट। बट ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, लंबे समय के लिए लिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन करेंट असेट्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए, जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट जल्दी से नहीं करेंगे, बहुत टाइम के बाद करेंगे, 2, 4, 5 साल, 10 साल के बाद करेंगे मे बी, राइट। कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका बेनिफिट अभी नहीं मिलने वाला है, बाद में मिलने वाला है, राइट। और लगातार कई कई सालों तक मिलने वाला है। तो ऐसा बेनिफिट जो आपको विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिल जाए, शॉर्ट टर्म हो गया। जो आपको विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड ना मिले, बहुत लेट तक मिले, वो नॉन करंट एसेट हो गया। टू बी मोर स्पेसिफिक, एकदम एग्जैक्ट बात करें तो ऐसा असेट विच विल बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 ईयर, समझ गए, फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब 31 मार्च से, तो उसको अपने करंट एसेट बोलेंगे। और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ये क्या होता है ध्यान से सुनो। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब वो वाला टाइम पीरियड जो बिजनेस को पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है। सर साइकिल क्या चीज का कंप्लीट, बिजनेस क्या करता है, गुड्स परचेज करता है, अपने सप्लायर से गुड्स खरीदता है। मान लो स्टेशनरी खरीदा, उस स्टेशनरी को कस्टमर को बेचा,
कस्टमर बोला कि पैसा बाद में देंगे, फिर महीना 2 महीना बाद कस्टमर से पैसा मिला, फिर अपने सप्लायर को भी तो पेमेंट करना है, अपने सप्लायर को पेमेंट किया और अपने सप्लायर से और गुड्स खरीदा। तो ये जो सप्लायर से खरीदना, उसके बाद कस्टमर को बेचना, स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर स्टॉक को कस्टमर को बेचा, कस्टमर से पैसा मिला, फिर से ये वाला पैसा को सप्लायर को दिया और सप्लायर से फिर से गुड्स खरीदा। ये एक साइकिल है, इस साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, राइट। तो मान लो किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीना का है, तो अगर 3 महीना के अंदर मिलने वाला है कोई, तो उसको भी कुछ पेमेंट अपने को रिसीवेबल है, जो पैसा अपने को मिलना है या बेनिफिट जो मिलना है वो 3 महीना के अंदर मिलेगा, तब भी वो करंट एसेट है। अगर वो विद इन 12 मंथ्स मिलेगा तब भी करंट एसेट है। कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स भी होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करता है, बहुत सारा सीमेंट और अदर मटेरियल खरीदता है, बिल्डिंग खड़ा करता है, उस बिल्डिंग को बेचता है, ऐसा करने में उसको 3-3 साल लग जाता है, राइट। तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल 3-3 साल का होता है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग साइकिल 3 साल है। अगर उसके लिए कोई रिसीवेबल विद इन 3 इयर्स भी है ना, तो वो भी उसके लिए करंट है, राइट। आपको बस इतना ही समझना है, सर शॉर्ट टर्म का मतलब अगर 12 मंथ्स के अंदर मिल रहा है ना तो वो शॉर्ट टर्म ही है, और अगर 12 मंथ्स में नहीं भी मिल रहा है तो देखो क्या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मिल रहा है क्या, तब भी वो असेट है, राइट। और नॉन करंट क्या है, assets which are not current assets। सिंपल, जो करंट असेट नहीं है वो सब कुछ नॉन करंट है। एग्जाम्पल लिख लो, स्टॉक, डेटर्स, कैश जो बैलेंस पड़ा हुआ है, बैंक में जो बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, राइट। अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम क्या चीज के लिए बोले थे सर, ऐसा इनकम जो कि हम लोग का इनकम हो चुका है बट अभी तक पैसा मिला नहीं है, इनकम रिसीवेबल है। इनकम अभी तक इनकम हो चुका बट पैसा नहीं रिसीव हुआ, राइट। बैंक इंटरेस्ट का एग्जांपल लिए थे कि इंटरेस्ट हम लोग का अक्रू हो चुका, 31 मार्च आया, 6 महीना से हम लोग का बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, उस 6 महीना का इंटरेस्ट हम लोग को मिलना चाहिए, रिसीवेबल हो चुका, इनकम हो चुका, क्योंकि समय बीत गया, समय बीत गया तो हम लोग का इनकम हो चुका बट अभी तक बैंक हम लोग को पे नहीं किया है, तो वो इनकम रिसीवेबल है, उसी को बोलते हैं अक्रूड इनकम, राइट। किसी भी तरह का इनकम अक्रू हो चुका बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, अक्रूड इनकम। नॉन करंट एसेट्स का एग्जांपल क्या हुआ सर, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स अपने ऊपर पड़े हैं ना, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स अपने ऊपर पड़े हैं, प्लांट एंड मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार इन्वेस्टमेंट्स भी लॉन्ग टर्म ही होता है, इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म। बिजनेस के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, राइट, तो वो भी नॉन करंट असेट ही है। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस असेट्स और नॉमिनल असेट्स। फिक्टिशियस वर्ड का मतलब क्या है, फिक्टिशियस वर्ड का मतलब है इमेजिनरी, दैट इज नॉट रियल। क्या होता है, अपने जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट में अपने को बहुत सारा असेट्स दिखाना पड़ता है, असेट साइड में असेट्स, सारा असेट्स दिखाना पड़ता है, और लाइबिलिटी वाले साइड में लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स दिखाना पड़ता है, राइट। अपने बात कर चुके हैं, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो हम लोग को बैलेंस शीट बताता है। कभी कभी बैलेंस शीट में ना ऐसा आइटम रिकॉर्ड करना पड़ता है, असेट साइड में ऐसा आइटम रिकॉर्ड करना पड़ता है, अपने देखेंगे जब अपने अकाउंटिंग कर रहे होंगे, ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर अपने असेट साइड में कुछ ऐसा 1-2 आइटम लिखेंगे जो कि एक्चुअल में एसेट नहीं है। एक्चुअल में एसेट नहीं है मतलब दे आर नॉट अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड दे विल नॉट हेल्प द बिजनेस इन अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब असेट के डेफिनेशन में कवर ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाता है। अकाउंटिंग कुछ इस तरह का है, राइट। ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है कभी कभी, तो वो वाले एसेट्स को अपने बोलते हैं इमेजिनरी एसेट्स। भैया एक्चुअल में इट इज नॉट रियल, एक्चुअल में एसेट नहीं है बट असेट साइड में बस दिख रहा है। इसका एग्जांपल क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब अपने बनाते हैं
तो उसमें कभी कभी डेबिट बैलेंस आ जाता है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉसेस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब अपने अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अभी शॉर्ट में इतना सा समझो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सर कोई हम लोग का एक्सपेंस हुआ, हम लोग का कोई खर्चा हुआ, बट उसका इतना बड़ा अमाउंट था ना कि हम लोग उसको एक ही साल में एक ही बार में एक्सपेंस नहीं मानना चाहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि सर मान लो हम लोग का 10 लाख रुपया का खर्चा हुआ एडवर्टीजमेंट में, हम लोग ये 10 लाख को पूरा का पूरा एक्सपेंस एक ही साल में एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग एक्सपेंस नहीं बोलना चाहते हैं। अभी हम लोग सिर्फ 2 लाख रुपया एक्सपेंस बोलेंगे, बाकी हम लोग को जो 8 लाख बच जाएगा ना, 8 लाख बच जाएगा। मान लो एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ 10 लाख का, हम लोग बोल रहे हैं कि सर बिकॉज एडवर्टीजमेंट का इतना बड़ा खर्चा हुआ ना, है तो खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा मतलब खर्चा हो चुका, कोई एसेट थोड़ी ना आया, राइट? कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल कोई एसेट तो आया नहीं, आया नहीं कोई एसेट तो इट इज नॉट अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड इट विल हेल्प इन अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट। नो, इट इज देयर इज नो रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस। बट ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा क्योंकि इतना बड़ा हुआ 10 लाख रुपीस का, उसमें से 2 लाख रुपया 2 लाख रुपीस इस बार एक्सपेंस दिखा देंगे, बोल देंगे कि इस बार हम लोग का एक्सपेंस हुआ। बाकी जो 8 लाख है ना, मान लो असेट है, मान लो अरे एसेट है नहीं पर जबरदस्ती मान लो 8 लाख को असेट मान लो और बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा दो, राइट? फिर धीरे धीरे करके वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2 लाख एवरी ईयर निकाल निकाल के एक्सपेंस बोल देंगे। 5 साल में 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 10 लाख का एक्सपेंस डिवाइड हो गया 5 सालों में। तो ये जो बैलेंस शीट में असेट साइड में जबरदस्ती का कैरी हो रहा होगा ना जो फिगर, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड वर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन्ड, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई ऐसा ऐसा खर्चा, कोई ऐसा एक्सपेंस जिसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए, राइट, आगे आने वाले कई सालों में। तो उसको जो अमाउंट हम लोग के पास बचा हुआ है जिसको अभी तक एक्सपेंस नहीं बोले, वो हम लोग को बैलेंस शीट में जबरदस्ती दिखाना पड़ रहा है असेट में, जबकि वो असेट है ही नहीं। ओके, तो उसी को बोलते हैं फिक्टिशियस असेट और इसी का दूसरा नाम है नॉमिनल असेट। ओके, नाउ लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मींस एन ऑब्लिगेशन टू पे एट अ फ्यूचर डेट। राइट, लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है जो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी है, सिंपल। लायबिलिटी का जो जनरल मीनिंग है वही लायबिलिटी का मतलब है। एक बिजनेस को बाद में जाके जो कभी पेमेंट करना पड़ जाएगा या किसी को बेनिफिट पेएबल है, ऑल दोज आर लायबिलिटी। लायबिलिटी भी दो तरह का हो सकता है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। एकदम एग्जैक्टली सेम है ऐसा। करंट लायबिलिटी इज लायबिलिटी, करंट वर्ड का मतलब तो पहली बात तो शॉर्ट टर्म, नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म। लायबिलिटी पेबल विद इन 12 months और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। नॉन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी which is not a current liability, राइट? ऐसा लायबिलिटी जो कि करंट लायबिलिटी नहीं है, वो सब कुछ नॉन करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी का कुछ एग्जांपल्स बताओ। करंट लायबिलिटी का एग्जांपल्स हो गया सर, जैसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? वो सप्लायर्स जिन लोग से हम लोग गुड्स उधार में खरीदते हैं और उन लोग को बाद में जाके पेमेंट करेंगे, राइट? उधार में गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट बाद में करेंगे, पेबल है बट वो शॉर्ट टर्म पेबल है, महीना 2 महीना 3 महीना बाद पेमेंट करेंगे, दैट इज क्रेडिटर्स।
ओके, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो खर्चा हो गया बट अभी तक पेमेंट किए नहीं है, करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, दिसंबर मंथ के लिए आई हैव यूज्ड दिस प्लेस, दिस स्टूडियो एंड आई हैव टू पे द रेंट। जब दिसंबर मंथ बीत गया, दिसंबर मंथ खत्म हो जाने के बाद मेरा रेंट का खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, बट अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं। मतलब 10 जनवरी आ गया, 10 जनवरी आ गया, अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, मतलब पेबल है। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्योंकि शॉर्ट टर्म में पेबल है तो करंट लायबिलिटी हो गया। आउटस्टैंडिंग, उसी तरह से मान लो यू आर पेइंग मी फीस फॉर प्रोवाइडिंग यू दिस एडुकेशन, ओके। तो मान लो आप लोग मेरे को एडवांस में फीस देके रखे हो, राइट। अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी तक पढ़ाने वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फीस मेरे को मिल चुका, राइट। ये जो मेरे को फीस मिल चुका, क्या मेरा इनकम हो गया? क्या मेरा इनकम कब होगा? जब जो पढ़ाना है मेरे को, वो पढ़ाने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, तब बोलेंगे सर मेरा इनकम अक्रू हो गया, इनकम हो गया, राइट। मान लो दिसंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट का इनकम, बैंक में पैसा लगाया हुआ, बैंक में पैसा दिया हुआ, बैंक में मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, तो आपने क्या बोलते हैं कि इनकम कब होगा? जब टाइम बीत गया, दिसंबर मंथ बीत गया तो इनकम हो गया, राइट। लेकिन पैसा अपने को मिल रहा है बाद में, तो इसका मतलब अपने क्या बोल रहे थे? इंटरेस्ट रिसीवेबल, अक्रूड इनकम इज अवर असेट। सिमिलरली मान लो हम अगर लोन लेके रखे हैं, उस लोन के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। दिसंबर मंथ बीत चुका तो दिसंबर मंथ का मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, बट अभी तक इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किए, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेबल हो गया, ये भी एक तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, राइट। और दूसरा वाला जो एग्जांपल बोले, मेरे को ऑलरेडी फीस मिल चुका, फीस मिला हुआ है, बट अभी तक मेरे को पढ़ाना बाकी है, मतलब बेनिफिट पेबल है। तो एनी बेनिफिट पेबल और एनी अमाउंट पेबल, राइट। तो फॉर एग्जांपल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इसी को बोलते हैं, दूसरा लैंग्वेज है अनअर्न्ड इनकम, ओके। ऑल दीज आर शॉर्ट टर्म, राइट। बेनिफिट पेबल इज विद इन द शॉर्ट टर्म, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हो गया? जनरली टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, राइट। एग्जांपल, बैंक से लोन लिए लंबा समय के लिए, बैंक को बोले भाई मेरे को 10 साल के लिए लोन चाहिए, राइट, फिक्स्ड असेट्स वगैरह खरीदेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म नेचर का हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टर्म लोन टेकन। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज एक्चुअली अमाउंट available in the business for the day-to-day operation of the business, for the day-to-day this is generally excess of current assets over current liabilities. So this is actually current assets minus current liabilities, ओके। का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो बिजनेस में बहुत सारा फंड होता है, जैसे जो लोन वगैरह लिया और फिक्स्ड असेट्स पड़ा हुआ है, वो सब ऐसा असेट्स है जो लॉन्ग टर्म नेचर का है, राइट। बिजनेस के पास पैसा पड़ा हुआ है बट वो लॉन्ग टर्म नेचर का, बिजनेस के पास असेट पड़ा हुआ है बट वो लॉन्ग टर्म नेचर का है, ठीक है। और कुछ असेट होता है
जो डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो फंड यूज होता है, जैसे सर कैश का जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना, वो क्यों रख के रखा है? ताकि कोई भी छोटा मोटा खर्चा हुआ तो तुरंत पे कर पाए, क्रेडिटर का पेमेंट का टाइम हो गया तो क्रेडिटर को पेमेंट कर पाए, राइट? उसी तरह से बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो क्यों पड़ा हुआ है? ताकि जब चेक काट के सप्लायर को पेमेंट करे तो मेरा बैंक का बैलेंस यूज हो जाए, राइट? उसी तरह से कस्टमर से जो पैसा लेना है वो मेरा रिसोर्स है जो कि मेरे को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने में हेल्प करेगा। ये जो असेट्स हो गया ना, डेटर्स, स्टॉक जो पड़ा हुआ है, स्टॉक क्यों रख के रखे? ताकि उसको बेचे और कस्टमर से पैसा कलेक्ट करे, राइट? ये वाला जो अमाउंट हो गया ना, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं वो वाला फंड, वो वाला नेट असेट अवेलेबल विद द फर्म जो बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशन करने में हेल्प कर रहा है, राइट? तो वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नाउ डेटर्स आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, डेटर्स क्या होता है? कस्टमर्स to whom goods sold on credit. So amount is receivable from them. Okay. Creditors क्या होते हैं? Suppliers from whom goods purchased on credit. मतलब क्रेडिटर्स का मतलब वो सप्लायर जिन लोग से हम लोग गुड्स खरीदे हैं उधार में और वो लोग को बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो लोग को बोलते हैं क्रेडिटर्स। ओके, नाउ व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, राइट? मतलब अगर कोई ऐसा एक्टिविटी होगा तब मेरा लायबिलिटी बनेगा, अगर कोई इवेंट अगर होगा तब मेरे को पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट नेचर का लायबिलिटी, मतलब डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ओके, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक्चुअल में मीनिंग आप और प्रॉपर लिख सकते हो, पोटेंशियल ऑब्लिगेशन। याद करो, लायबिलिटी का जब डेफिनेशन पढ़े थे ना तो बोले थे ऑब्लिगेशन टू पे एट अ फ्यूचर डेट। कंटिंजेंट लायबिलिटी जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब मे बी मे नॉट बी। पोटेंशियली लायबिलिटी बन सकता है बट लायबिलिटी ना भी बने, हो सकता है मे और मे नॉट बी। तो पोटेंशियल ऑब्लिगेशन डिपेंडेंट ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी not acknowledged as debt. राइट, मतलब ये हुआ कि कंपनी के ऊपर क्लेम किया गया है, राइट? अपने एग्जांपल लिए थे नेस्ले कंपनी का। नेस्ले कंपनी के ऊपर कस्टमर लोग और कोई गवर्नमेंट का बॉडी केस कर दिया कि आपका मैगी खा के ना बच्चा लोग बीमार हो गया, आपके ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना लगेगा, राइट? 100 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। नेस्ले कंपनी बोला फालतू बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्रूव करके दिखाओ। तो वो लोग केस में, कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट में जो केस कर दिया तो अभी तक नेस्ले कंपनी का कोई लायबिलिटी नहीं हुआ है। कंपनी का लायबिलिटी कब होगा? जब कोर्ट में वो केस हार जाएगा। जब तक वो नहीं हारा तब तक इट इज अ पोटेंशियल लायबिलिटी, मे बी मे नॉट बी। अगर जीत गया तो नहीं पे करना पड़ेगा, राइट? तो क्लेम हुआ है कंपनी के अगेंस्ट में,
बट कंपनी एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, कंपनी मान नहीं रहा है, नॉट एक्नॉलेज्ड एज लायबिलिटी। अगर कंपनी मान लेता कि हाँ यार मेरे से गलती हो गया, सॉरी, ये लो 100 करोड़, तब तो कंपनी जैसे मान लिया तब तो लायबिलिटी हो ही गया, तब तो पे करना पड़ेगा। पर कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड, कंपनी डिड नॉट एक्नॉलेज, देन इट बिकम्स अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, मे बी मे नॉट बी, राइट। इन दैट केस इट बिकम्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी, और कंटीजेंट लायबिलिटी को ना फुट नोट में शो करना पड़ता है। नोट contingent liability is not recorded, only disclosed as a footnote, as a footnote below the balance sheet। तो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट के नीचे एक नोट दे देंगे, नोट कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में, राइट। जैसे नेस्ले कंपनी मान लो अपना बैलेंस शीट बनाया और नीचे लिख दिया नोट, there was a claim against the company of rupees 100 crore, however the company is not acknowledging this liability, this is the contingent liability का disclosure देना पड़ेगा। okay, now what is capital and what is drawings? Amount invested, amount invested by the businessman, it is the obligation for business towards its owner। ध्यान से समझना, ये वाला क्या बात बोले, इसको शॉर्ट टर्म, शॉर्ट में बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल का मतलब बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में जो पैसा लगाता है, तो जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस के नजरिए से सोचो, अपने जब भी अकाउंटिंग कर रहे होंगे ना, तो बिजनेस के नजरिए से सोचना है, बिजनेस के लिए, बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस क्या सोच रहा है, राइट। अपने ऑलरेडी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। तो बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेसमैन के हिसाब से मत सोचो। बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस क्या सोच रहा है, बिजनेस सोच रहा है अरे यार बिजनेसमैन से ना 50 लाख रुपया मिला हुआ है कैपिटल का, ये बाद में जाकर के बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा। तो कैपिटल इज द ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर, इसी को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। मतलब जो ओनर को देने का रहता है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, और उसी का दूसरा वर्ड है कैपिटल, राइट। और ड्राइंग्स क्या होता है, कभी कभी बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसा निकाल भी लेता है, बिजनेस करते करते जैसे जैसे जरूरत पड़ता है, उसको लगता है जो प्रॉफिट कमा रहा होता है उसमें से कुछ पैसा निकाल भी लेता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अमाउंट withdrawn by the owner from the business, राइट। बिजनेस से जो पैसा निकाल लेता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। इसको ना दूसरा लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल, ऑब्वियसली, दैट इज कैपिटल माइनस, इतना सा बात याद रखना कि ये कैपिटल को बाद में जाके माइनस करेगा। कैपिटल हम लोग का कम हो गया ना, अरे 50 लाख रुपया लगाया था बिजनेस में, 2 लाख रुपया निकाल लिया, तो अब कैपिटल कितना बचा, 48 लाख बचा, तो ड्रॉइंग्स 2 लाख हुआ, मतलब कैपिटल 2 लाख से माइनस हो गया, करेक्ट। नेटवर्थ किसको बोलते हैं, नेटवर्थ मींस द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, that is total assets minus total liabilities
that is that part of the total asset which is owned by the owners, या फिर which belongs to owners लिख लो, which belongs to owners, राइट। आप लोग को जब डुअल एस्पेक्ट बताए ना तो एक बात बताए थे अपने, इनफैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन भी जब पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे कि सर बिजनेस में जितना भी असेट्स है ना वो सब क्या तो बिजनेसमैन का पैसा लगाया हुआ से है या फिर बाहर वालों का लायबिलिटी से है, राइट। तो बिजनेसमैन का जो है ना उसको बोलते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व्स या फिर उसी को बोलते हैं नेटवर्क। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, मतलब टोटल असेट्स में जो लायबिलिटी वाला पोर्शन जो बाहर वालों को देने वाला है वो वाला हटा दो, तो जो बच गया असेट का पोर्शन जो ओनर का है विच बिलोंग्स टू ओनर, दैट इज द नेटवर्थ। इसका शॉर्ट में आप लोग को बस इतना याद रखना है कि टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी मींस नेटवर्थ। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इसका मतलब थोड़ा अच्छे से समझना। बिजनेस में हर एक एक्टिविटी जो हो रहा है ना, हर एक एक्टिविटी जो हो रहा है वो एक इवेंट है, राइट। बट ऐसा एक्टिविटी जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे रहा है, राइट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनना। ऐसा एक्टिविटी जिसके वजह से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस चेंज हो जाए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस चेंज हो जाए, मतलब सर असेट लायबिलिटी और कैपिटल, असेट लायबिलिटी और कैपिटल में अगर कोई प्लस या माइनस हो जाए और उस प्लस और माइनस को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सको, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। एग्जांपल, अपने को कस्टमर से ऑर्डर मिला, कस्टमर से ऑर्डर मिलना क्या कोई ट्रांजैक्शन है? कस्टमर से ऑर्डर मिलते ही क्या सेल का ट्रांजैक्शन हो गया? क्या सेल हो गया? क्या कस्टमर से ऑर्डर मिला 10,000 रुपए का तो अपने को 10,000 रुपया लेने का राइट अपना बन गया क्या? अपना 10,000 लेने का राइट कब बनेगा? जब अपने एक्चुअल में गुड्स सेल कर देंगे, राइट। जब अपने एक्चुअल में गुड्स सेल करेंगे तो अपने पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था, असेट, स्टॉक अपना असेट, वो माइनस हो रहा है और अपने को पैसा मिल रहा है तो कैश प्लस हो रहा है, कैश असेट प्लस हो रहा है। अगर मान लो कैश नहीं मिल रहा है तो कस्टमर से रिसीवेबल हो गया, कस्टमर से जो रिसीवेबल हो गया उसी को डेटर बोलते हैं और डेटर भी असेट है। मतलब जब सेल एक्चुअल में हो गया तब एक तो स्टॉक माइनस हो रहा है, असेट माइनस हो रहा है, दूसरा क्या तो कैश प्लस हो रहा है या डेटर प्लस हो रहा है। तो जब ये वाला ट्रांजैक्शन होगा ना उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन, ये वाला एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन बोलेंगे। कस्टमर से ऑर्डर मिलना इज नो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कब होगा? सर ऐसा एक्टिविटी जो असेट लायबिलिटी या कैपिटल में कुछ प्लस माइनस कर दे और उस प्लस और माइनस को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज भी इन्वॉल्व होता है, राइट। एंड कस्टमर से एक ऑर्डर मिलना भी एक इवेंट हो गया, राइट। इनफैक्ट मान लो आपके पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ था 1,00,000 रुपीज का, आप 10,000 का स्टॉक सेल कर दिए तो आपके पास स्टॉक बच गया 90,000 का। ये जो 90,000 का स्टॉक बच गया ना, ये बैलेंस रिमेनिंग इज ऑल्सो एन इवेंट, ये भी एक इवेंट है। पूरा साल भर बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, प्रॉफिट का बैलेंस इज ऑल्सो इवेंट। डेटर से एक बैलेंस बाकी है मिलना, 10,000 रुपया मिलना बाकी है, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। बट ये सब ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? सिर्फ वो वाला एक्टिविटी, सिर्फ वो वाला एक्टिविटी जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, मतलब असेट लायबिलिटी या कैपिटल को प्लस या माइनस कर दे और उस प्लस और माइनस को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, राइट। तो सर ट्रांजैक्शन क्या है? those activities which changes the financial position, that is asset, liability
या कैपिटल दैट चेंज कैन बी मेजर्ड in terms of money, right? मतलब those activities which changes the financial position of the business and that change can be measured in terms of money. मैं यहां पर नोट लिख लो एक, अभी आपने जितना भी एग्जांपल लिए, राइट, उससे अपने एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, सर ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स आल्सो, राइट, क्योंकि हर कुछ इवेंट है, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होना होगा, राइट, बट जो जो आप ट्रांजैक्शन बोलोगे ना वो एक इवेंट भी है, बट सारा का सारा इवेंट कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, राइट। ऑल इवेंट्स आर नॉट बट ऑल transactions are events. Example, receiving an order from customer is not a transaction, but it is an event. However, goods sold to customer is a transaction as well as event. ओके, नाउ एक बात को बहुत अच्छे से समझो, व्हेन आई से कैपिटल का बैलेंस, मतलब असेट लायबिलिटी कैपिटल का बैलेंस में प्लस और माइनस, तो एक कैपिटल का बैलेंस में प्लस या माइनस कब हो सकता है? एक कैपिटल के बैलेंस में प्लस और माइनस कब हो सकता है? सर जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल प्लस हो जाता है, जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल लेता, मतलब ड्रॉइंग्स कर लेता है, तो कैपिटल माइनस हो जाता है, राइट। ये दो तो अपने को पता है सर। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है स्टार्टिंग में या बाद में, कभी भी जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका कैपिटल प्लस हो जाता है, और जब बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, मतलब पैसा विड्रॉ कर लेता है, तो उसका कैपिटल माइनस हो जाता है। तो इसको छोड़ के कोई और तरीका है क्या? हाँ, और एक तरीका है कि बिजनेस जब साल भर बिजनेस करने के बाद कोई प्रॉफिट कमाता है ना, वो प्रॉफिट का हकदार भी बिजनेसमैन ही है, और वो प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड हो जाता है, और अगर लॉस होता है तो वो लॉस उसके कैपिटल से माइनस हो जाता है, राइट। अब ये प्रॉफिट क्या है और ये लॉस क्या है, ध्यान से समझो। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस is called profit, and excess of expense over income is called loss, राइट। इसका मतलब सर इनकम प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ इनकम माइनस एक्सपेंस, राइट, मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो ये प्रॉफिट हो गया सर। ये तो बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में भी हम लोग समझ सकते हैं, इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लॉस का मतलब सर एक्सपेंस ज्यादा है, तो कितना लॉस हुआ? एक्सपेंस माइनस इनकम, राइट। अब ध्यान देना, प्रॉफिट के वजह से कैपिटल प्लस लॉस के वजह से कैपिटल माइनस, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यही हम लोग का बेस बनने वाला है। डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम जो सीखेंगे ना, उसका बेस यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, तो आपने क्या बोले सर, असेट लायबिलिटी या कैपिटल के बैलेंस में प्लस और माइनस मतलब ट्रांजैक्शन। और आपने जब अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़े ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसमें जो रिकॉर्डिंग बोले, क्या चीज का रिकॉर्डिंग? ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसके वजह से एसेट लायबिलिटी या कैपिटल में प्लस माइनस हो जाए, उसका रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लो हम लोग का एक्सपेंस हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो जब इनकम होता है, ध्यान से समझो, प्रॉफिट का मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम। अगर इनकम होता है तो अपने बोल सकते हैं ना प्रॉफिट प्लस होता है, मतलब कैपिटल प्लस होता है। जब अपने बोलते हैं ना एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट कम होता है, राइट? एक्सपेंस का मतलब लॉस होता है, या फिर एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट अपना कम हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंस का मतलब कैपिटल माइनस होता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इसी बात पर फोकस कर रहे होंगे और उसी के बेस पर फिर डबल एंट्री सिस्टम सीखेंगे। नाउ गुड्स क्या होता है? कमोडिटी इन विच बिजनेस डील्स फॉर अ फर्नीचर डीलर फर्नीचर इज गुड्स एंड फॉर अ स्टेशनरी डीलर स्टेशनरी इज गुड्स। जो जिस चीज का बिजनेस कर रहा है उसके लिए वो गुड्स हो गया। एंड गुड्स कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, राइट? गुड्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। अकाउंट्स में ना गुड्स का अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, गुड्स का अकाउंटिंग थोड़ा अलग तरीके से होता है, राइट? इसके बारे में अपना थोड़ा डिटेल में अपने बात करेंगे। अभी बस ब्रीफ में इतना समझ के रखो कि सर गुड्स इज अकाउंटेड फॉर एज परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स at the end of the year. Goods in hand is called closing stock and it is recognized as asset in the balance sheet at the end of the year, राइट? देखो गुड्स का मतलब स्टॉक हो गया, राइट? अब स्टॉक वैसे तो असेट के डेफिनेशन में कवर होता है, मतलब रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच हेल्प्स इन अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट? तो स्टॉक भी एक असेट हो गया। लेकिन साल भर ना, साल भर ड्यूरिंग द ईयर जब अपने जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग कर रहे होंगे, राइट, जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग वगैरह जब कर रहे होंगे, उस टाइम पर अपने गुड्स का अकाउंटिंग बाकी एसेट्स से थोड़ा अलग कर रहे होंगे, राइट? बाकी एसेट्स का अकाउंटिंग अलग तरीके से होगा, गुड्स का अकाउंटिंग थोड़ा अलग होगा। गुड्स को अपने क्या तो परचेज बोलेंगे, जब अपने गुड्स परचेज करेंगे, तो जब उसी गुड्स को अपने सेल करेंगे तो अपने सेल्स अकाउंट बोलेंगे। जब परचेज किया हुआ गुड्स हम लोग को अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मान लो डिफेक्टिव गुड्स आ गया, तो हम लोग रिटर्न करेंगे, तो उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। जब कस्टमर को जो गुड्स अपने सेल किए हैं, वो कस्टमर से मान लो कस्टमर को नहीं समझ में आया तो वो हम लोग को रिटर्न करा, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे, राइट? ये सारा काम करते 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 एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम लोग के पास गोडाउन में स्टॉक बच जाएगा, जो गुड्स बच जाएगा, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स में फर्स्ट टाइम क्लोजिंग स्टॉक को अपने एज एन असेट रिकॉग्नाइज एक्चुअली करेंगे, राइट? इसका लॉजिक भी अपने समझेंगे जब अपने फाइनल अकाउंट्स करेंगे उस टाइम पर। अभी इतना बात आपको समझ के रखना है, राइट? अकाउंट गुड्स के ऊपर अगर थ्योरी भी आता है, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में, तो इतना बात अगर आप लिखते हो तो इट्स मच मोर देन इनफ।
नाउ व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट? बिजनेस में से फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ दिस पेन, राइट? स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं और इस पेन का एमआरपी, से फॉर एग्जांपल इस पेन का एमआरपी इज ₹100। एमआरपी कितना है? 100 रुपया, ठीक है। हम जब ये पेन परचेज करेंगे, आई एम द रिटेलर, हम कस्टमर लोग को बेचेंगे, कितना में बेचेंगे? 100 रुपए में बेचेंगे। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम अपने सप्लायर को फोन करेंगे, बोलेंगे भैया ये पेन मेरे को चाहिए, आप कितना रुपया करके लगाओगे? जरा सोचो वो सप्लायर मेरे को क्या बोलेगा? वो सप्लायर मेरे को ऐसा बोल सकता है क्या कि भैया 100 रुपया लगेगा? बिल्कुल नहीं बोल सकता। अगर वो बोलेगा तो हम लेंगे ही नहीं। अरे हम 100 में खरीदेंगे, 100 में बेचेंगे, तो फिर हम क्या प्रॉफिट करेंगे? क्या ये करने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे को 100 से पक्का कम बोलेगा। ऑब्वियसली हम परचेज पक्का 100 से कम में करेंगे और फिर जब 100 में बेचेंगे तो वही तो मेरा प्रॉफिट होगा, राइट? करेक्ट सर, ये तो हम लोग बहुत आराम से समझ पा रहे हैं, बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में है ये तो बात। नाउ तो जब हम सप्लायर से खरीदेंगे ना, तो सप्लायर हमको क्या बोल सकता है? सुनना, मान लो ये हम एक्चुअली परचेज करने वाले हैं ₹90 में। व्हाट विल द सप्लायर टेल मी? सप्लायर कैन टेल मी भैया 90 रुपीज करके लगेगा, 90 रुपया आपका करके लगेगा, ठीक है। या फिर सप्लायर एक दूसरा लैंग्वेज यूज कर सकता है, इस लैंग्वेज को सुनना। सप्लायर बोल सकता है कि भैया आपका एमआरपी के ऊपर 10% डिस्काउंट देंगे। एमआरपी को, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपको पता है। एमआरपी को ही दूसरा वर्ड्स में बोलते हैं लिस्ट प्राइस या कोटेड लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, मतलब एमआरपी, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस एक ही बात है। तो मेरे को सप्लायर क्या बोलेगा? एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो सर भैया 90 रुपया करके लगाएंगे। दूसरा बात बोल सकता है भैया आपको एमआरपी के ऊपर 10% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। या फिर तीसरा लैंग्वेज बोल सकता है भैया आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे, बस बात खत्म। मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट गिवन ऑन एमआरपी या लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस। नाउ यू टेल मी, ये जो बिजनेसमैन है, मान लो आई एम डूइंग द स्टेशनरी बिजनेस, तो मेरे को क्या खुश होना चाहिए? अरे वाह मेरे को तो डिस्काउंट मिल गया। नहीं, ये डिस्काउंट थोड़ी ना यार, एक्चुअली ये तो मेरा खरीद का रेट है। हम कितना में खरीद रहे हैं उसका रेट है, तो 90 रुपीज तो वो वाला रेट है, क्योंकि हम बल्क में परचेज करेंगे। हम 1 या 2 या 10 पेन नहीं खरीदेंगे, हम उससे 100 पेन एक साथ खरीदेंगे, राइट? एक एक दो दो पेन, जैसे रिटेलर बेचता है अपने कस्टमर को। आप जब दुकान में जाते हो तो आप पेन खरीदते हो, तो आप 1 पेन 2 पेन खरीदते हो। हम 100 पेन एक साथ खरीदेंगे। वो बल्क परचेज के ऊपर मेरे को कोई डिस्काउंट दे रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो डीलिंग इन दिस बिजनेस। तो ये मेरे लिए परचेज प्राइस है, सिंपली, कोई डिस्काउंट नहीं है, राइट? बट नाउ अब हम उसको बोले कि भैया 90 रुपया तो बहुत ज्यादा है, आप इसका 80 रुपया करके लगाइए, राइट? 90 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, आप प्लीज 80 रुपीज करके लगाइए। तो वो मेरे को क्या बोलता है कि भैया इतना कम तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई भी हालत में नहीं हो सकता है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, नहीं मेरा सप्लायर अब मेरे को बोल रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप तुरंत पेमेंट करेंगे ना, अगर आप इमीडिएट पेमेंट करेंगे, या फिर अगर आप एक हफ्ता के अंदर पेमेंट करेंगे ना, 1 वीक के अंदर पेमेंट करेंगे, तो हम आपको और 5% का डिस्काउंट दे देंगे। हम आपको और भी 4 पॉइंट मतलब और 5% का, 5% का और डिस्काउंट दे देंगे। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। नाउ दिस डिस्काउंट गिवन ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट, दिस डिस्काउंट गिवन ऑन द प्रॉम्प्टनेस ऑफ द पेमेंट, कितना फट से हम पेमेंट कर दे रहे हैं तब मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, राइट? कैश डिस्काउंट डज नॉट मीन कि जब हम कैश में दे रहे हैं तभी, अरे हम चेक काट के दे रहे हैं उसको भी, उसमें भी कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट का मतलब पेमेंट के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जल्दी से पेमेंट करेंगे उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, राइट? ट्रेड डिस्काउंट इज एक्चुअली नॉट अ डिस्काउंट, अगर आप समझ पा रहे हो सर, वो तो जस्ट एक बोलने का तरीका कि परचेज प्राइस कितना है। बट कैश डिस्काउंट, अगर हम जल्दी से पेमेंट देंगे तो मेरे को जो डिस्काउंट मिलेगा उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, और वो एक्चुअल में कोई डिस्काउंट है, राइट? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, राइट? एमआरपी से अपने जो ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज है वो लेस कर देंगे, फिर 90 रुपीज आएगा, अपने सीधा 90 रुपीज को अपना परचेज बोलेंगे, राइट? लेकिन अगर हम एक हफ्ता के अंदर पेमेंट कर देंगे तो मेरे को और 5% का डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट को अपने डिस्काउंट अलाउड बोल के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वेरी गुड। तो ट्रेड डिस्काउंट गिवन बाय wholesaler to retailers
on the bulk purchase as a percentage calculated on MRP, list price or catalog price. Right. Given by the seller to the buyer on the promptness of the payment. Okay. Very important point. Trade discount is not recorded. This is cash discount is recorded in the books. इसको एक एग्जांपल से फटाफट समझो. देखना ध्यान से. हम लोग गुड्स कितना में परचेज किए? परचेज प्राइस, या इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस. मान लो लिस्ट प्राइस इज 100, फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 10% है. राइट. तो ये जो बच गया 90, दिस 90 इज एक्चुअली द परचेज प्राइस एंड कैश डिस्काउंट 5%. राइट. ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10% था. कैश डिस्काउंट बोल रहे हैं 5%. दिस 5% इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट दैट कम्स आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बच गया ना, उसके बाद ये 90 रुपीज जो बच गया, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा. तो 5% ऑफ 90, 5% ऑफ रुपीज 90 कितना होता है? 4.5. ठीक है. अब जो बात को बोल रहे हैं सुनना, लिस्ट प्राइस से हम लोग को कोई मतलब नहीं है. 10 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है. 90 रुपीज जो परचेज प्राइस है, रिकॉर्डेड एज परचेज. राइट. एंड दिस 4.5 इज सेपरेटली रिकॉर्डेड. This 10 is not recorded. And important point, cash discount is calculated on the amount that remains after deducting the trade discount. इसको भी लिख लो. Cash discount short form बोल रहे हैं. TD trade discount, TD cash discount. Cash discount is calculated on amount after deducting trade discount.